न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पावर्ड पॉडकास्ट। वेलकम टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब, साउथ एशिया का पहला AI पॉडकास्ट। नो प्रोपेगेंडा, ओनली फैक्ट्स। और प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आप लोग रेगुलरली देखते हो लेकिन बटन प्रेस करना भूल जाते हो। सो बिफोर वी स्टार्ट, सब्सक्राइब टू न्यूट्रल बाय हिरा एंड राजब। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि डेनमार्क जैसे मुल्क में एक हालिया सर्वे के मुताबिक हर चौथा शहरी ये चाहता है कि मुसलमान यहाँ से चले जाएं? जी हाँ, तकरीबन 28% दीन बाशिंदों की राय है कि मुस्लिम तारकीन वतन को मुल्क छोड़ देना चाहिए। और ये सिर्फ गली कोचों की बात नहीं है। एक बड़े डैनिश अखबार बीटी ने अपने इदारिये में खुले अल्फाज में लिखा, उन्हें हम में जिम करने की जरूरत नहीं, घर वापस भेज दो। यानी बात अब इंजिमाम से निकलकर इखराज तक आ गई है। अस्सलाम वालेकुम शेफ। आज हम एक हसास मगर बहुत अहम मौजू पर बात करेंगे, डेनमार्क में इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बढ़ता हुआ बयानिया। हम जज्बाती नारे नहीं लगाएंगे, हम हकाइक रखेंगे, सयाक समझेंगे और फिर सवाल उठाएंगे कि ये तब्दीली क्यों आ रही है। और ये एक सर्वे तक महदूद नहीं। एक और सर्वे जो वीकेंड डिवीजन के लिए रिपोर्ट हुआ, उसमें कहा गया कि तकरीबन 1/3 अवाम डेनमार्क में इस्लाम पर मुकम्मल पाबंदी के हामी हैं और हर 4 में से 1 मुसलमान महाजरीन को निकालने का हामी। याद रहे, डेनमार्क का आइन मजहबी आज़ादी देता है, इसलिए ये बात कानूनी तौर पर सीधी नहीं, मगर अवामी मजाज का इतना सख्त हो जाना बहुत बड़ा अलाम है। इसी पर डेनमार्क के मारूफ मुहक्किक जर्गन गोल एंडरसन ने भी तशवीश जाहिर की। उनका मौक़िफ़ ये है कि मुसलमानों को निकालने की सोच आईनी असूलों के खिलाफ है और इतने बड़े पैमाने पर ऐसी राय ये बताती है कि जमहूरी अक़दार कमज़ोर हो रही हैं। सवाल ये है, ये नफरत कहाँ से आई? क्या ये किसी एक वाक़ये की वजह से है या ये बरसों की सियासत और मीडिया की कहानी है? चलें जरा तारीख में वापस चलते हैं। डेनमार्क के मुसलमान कल नहीं आए। दूसरी जंग अजीम के बाद जब यूरोप की मईशतें दोबारा खड़ी हो रही थी, तो 1950 और 1960 की दिहाई में डेनिश इंडस्ट्री को मजदूरों की जरूरत पड़ी। चुनांचे डेनमार्क ने तुर्की, पाकिस्तान, मुराकेश और यूगोस्लाविया जैसे ममालिक से मेहमान कारीगर बुलाए। फिर 67 से 73 तक तकरीबन 15,000 मेहनतकश यहाँ आकर बसे हैं। उन्होंने फैक्ट्रियों में काम किया, सफाई और ट्रांसपोर्ट में हिस्सा लिया और तामीरात में पसीना बहाया। यानी सादा लफ्जों में, डेनमार्क की तरक्की में सस्ते और मेहनती मजदूर के तौर पर मुसलमान भी शरीक रहे। फिर 1970 की दहाई में फैमिली रीयूनिफिकेशन आई और 1980 और 90 में ईरान, इराक, सोमालिया, बोस्निया वगैरह से पनाह गुज़ीन भी आए। आज भी मुसलमानों की तादाद डेनमार्क की कुल आबादी का तकरीबन 5% मानी जाती है, यानी एक छोटी अक़लियत। फिर सवाल बनता है, इतनी छोटी माइनॉरिटी पूरे मुआशरे के लिए इतना बड़ा खतरा कैसे बन गई? इसलिए एक जवाब मईशत में भी है। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक 2009 से 2019 के दरमियान जितनी नई मुलाजमतें पैदा हुए, उनमें 80% से जायद हिस्सा गैर मगरबी तारकीन वतन और उनकी औलाद से जुड़ा बताया जाता है। इतना जरूर है कि ये कम्युनिटी सिर्फ बोझ नहीं, बहुत से लोग मईशत में फाल भी हैं। फिर भी नफरत क्यों बढ़ रही है? यहाँ से हम आते हैं पॉलिटिक्स और मीडिया की तरफ। 2005 के बाद कई वाकयात ने माहौल सख्त किया। तौहीन आमेज़ खाकों का बहरान, फिर दुनिया भर में दहशतगर्दी के वाकयात और उनका रद्द-ए-अमल। उस दौरान यूरोप में दाएं बाजू की सियासत ने इस्लाम को शिनाख्त का मसला बना दिया। डेनमार्क में भी कुछ सियासतदानों ने इस्लाम को डैनिश इक़दार के खिलाफ पेश किया और फिर इमिग्रेशन को वोट लेने का सबसे आसान हथियार बना दिया। इसी तनाजुर में कुछ जमातों ने इंतहाई नारे भी दिए। मिसाल के तौर पर हार्डलाइन जैसी जमातें इस्लाम से पाक डेनमार्क जैसी जबान इस्तेमाल करती रहीं। चाहे उन्हें वोट कम मिले, मगर जबान का असर बहुत होता है। और जब जबान सख्त हो जाए तो फिर बीटी जैसे अखबार के इदारिये में उन्हें जिम ना करो, वापस भेजो जैसे जुमले मेन स्ट्रीम में आ जाते हैं। अब सवाल, क्या ये सिर्फ डेनमार्क में हो रहा है? नहीं, दुनिया में कई जगह मुसलमान इसी तरह स्कैपगोट बन रहे हैं। फ्रांस को देखें, वहां एक सर्वे में 60% ने कहा कि इस्लाम का असर ज्यादा हो गया और 43% ने इसे कौमी शनाख्त के लिए खतरा कहा। फ्रांस में हिजाब, शार्ट नुकाब पर पाबंदियां और 2021 का अलहदगी पसंदी मुखालिफ कानून, जिसके बाद कुछ रिपोर्टों के मुताबिक मुतादिद मसाजिद बंद हुई। भारत में मामला और ज्यादा सख्त है। 2024 के इलेक्शन सीजन में रिपोर्ट हुआ कि मजहबी अक़लियतों खुसूसन मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेज वाकयात में बड़ा इजाफा हुआ। चीन में सिंकियांग के उइगुर मुसलमानों के बारे में आलमी इदारों और मुतअद्दिद ज़राए का कहना है कि लाखों अफराद को री एजुकेशन कैंपों में रखा गया और एक अंदाजे के मुताबिक ये तादाद 10 लाख से जायद भी बताई जाती है।
اور اب یو اے، یہ مسلم اکثریتی ملک ہے مگر وہاں لیبر ماڈل بہت سخت ہے۔ رپورٹس کے مطابق امارات کی ورک فورس کا 90 تا 95% حصہ غیر ملکی کارکنوں پر مشتمل ہے، جن میں بڑی تعداد مسلمان بھی ہے۔ چمکتے شہروں کے پیچھے انہی محنت کشوں کی طاقت ہے، مگر شہریت، حقوق اور تحفظ کے مسائل مسلسل زیر بحث رہتے ہیں۔ یہ دکھاتا ہے کہ بعض جگہ مسئلہ مذہب سے زیادہ طبقاتی اور معاشی بھی ہوتا ہے، مگر اثر آخرکار مسلمانوں پر ہی زیادہ پڑتا ہے۔ اصل سوال یہی ہے، کیا مسلمان واقعی مسئلہ ہیں یا مسئلہ تصویر ہے جو بنائی گئی؟ حقیقت یہ ہے کہ کچھ علاقوں میں جرائم، کچھ خاندانوں میں غربت، کچھ میں انضمام کے چیلنجز، یہ سب حقیقی ہیں، مگر کیا یہ انصاف ہے کہ چند مسائل کو لے کر پوری کمیونٹی کو ناپسندیدہ بنا دیا جائے؟ اگر ایک نوجوان جرم کرے تو سزا فرد کو ملتی ہے، پوری قوم یا مذہب کو نہیں۔ اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ڈنمارک کی بہت سی مسلم فیملیز بالکل نارمل زندگی گزارتی ہیں، تو بچے اسکول جاتے ہیں، ڈینش بولتے ہیں، یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہیں، کاروبار کرتے ہیں، اسپتالوں اور سروس سیکٹر میں کام کرتے ہیں۔ وہ اپنی مذہبی شناخت بھی رکھتے ہیں، جیسے حجاب یا حلال، اور یہی شناخت بعض لوگوں کو کھٹکتی ہے۔ لیکن جمہوری اصول یہی تو ہے کہ قانون کے اندر رہ کر آپ اپنی شناخت رکھ سکیں۔ پھر مسلمانوں کو نکال دو والا بیانیہ کیوں پھیلتا ہے؟ ایک وجہ فیئر مونگرنگ ہے، یعنی خوف بیچنا۔ جب معاشی دباؤ ہو، شناخت کا بحران ہو یا سیاست میں پولرائزیشن ہو تو اقلیت آسان ہدف بن جاتی ہے۔ میڈیا کی کچھ سرخیاں بھی تناؤ بڑھا دیتی ہیں، اور پھر سوشل میڈیا اسے مزید آگ لگا دیتا ہے۔ ڈنمارک میں مسلمانوں کے خلاف سخت رائے واقعی موجود ہے اور سروے اس کی نشاندہی کرتے ہیں۔ میڈیا کے کچھ حصے اور سیاست کی زبان اس رجحان کو بڑھاتی ہے۔ تاریخی طور پر مسلمان تارکین وطن نے ڈنمارک کی تعمیر اور معیشت میں کردار ادا کیا ہے۔ دنیا کے کئی ممالک میں اسلاموفوبیا بڑھ رہا ہے، مگر ہر جگہ وجہ مختلف ہے، کہیں سیاست، کہیں سیکیورٹی، کہیں نسل پرستی، کہیں طبقاتی استحصال۔ اور آخر میں ایک جملہ، اگر آج کوئی اخبار یہ کہتا ہے کہ انہیں ذم مت کرو، واپس بھیجو، تو کل وہی معاشرہ یہ بھی سوچ سکتا ہے کہ پھر اگلا کون؟ اس لیے یہ صرف مسلمانوں کا مسئلہ نہیں، یہ جمہوریت کے معیار کا مسئلہ ہے۔ ہم اختلاف کر سکتے ہیں، قوانین پہ بات کر سکتے ہیں، انضمام بہتر کر سکتے ہیں، مگر انسانوں کو نکال دینے کی بات ایک خطرناک راستہ ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور دوسروں کو مذہب کی بنیاد پر نہیں، انسانیت کی بنیاد پر جانچیے گا۔ اللہ حافظ۔